सुबह की हल्की ठंडी हवा चल रही थी। सूरज की सुनहरी किरणें धीरे धीरे शहर की गलियों को जगाने लगी थीं। सड़क किनारे की दुकानों के शटर ऊपर उठने लगे थे। उसी चहल पहल के बीच एक बुजुर्ग व्यक्ति धीमी चाल में आत्मविश्वास भरे कदमों से विश्वास बैंक की ओर बढ़ रहे थे। उनका नाम था शिवनारायण, जो कि सादगी की मिसाल थे। सफ़ेद धोती कुर्ता, माथे पर हल्का चंदन और हाथ में एक पुरानी थैली लिए हुए थे। जैसे ही वो बैंक के चमकदार शीशे के दरवाजे तक पहुंचे, सुरक्षा गार्ड ने उन्हें ऊपर से नीचे तक नाप लिया। उसकी नज़र कह रही थी, ये आदमी यहाँ क्या करने आया है। शिवनारायण जी ने कुछ नहीं कहा। शांत मन से उन्होंने कांच का दरवाज़ा खोला और भीतर चले गए। अंदर ठंडी हवा का झोंका और मशीनों की आवाज़ गूंज रही थी। लोग अपने अपने काम में व्यस्त थे, लेकिन उनकी नज़रें अचानक उस बूढ़े आदमी पर टिक गईं। जैसे किसी ने बैंक की भव्य दीवारों के बीच सादगी का एक टुकड़ा छोड़ दिया हो। वो धीरे धीरे आगे बढ़े और जानकारी काउंटर पर पहुंचे, जहां प्रिया नाम की एक लगभग 30 वर्ष की महिला बैठी थी। महंगे कपड़े, नया मोबाइल और उसके चेहरे पर हल्की तुनक मिजाजी की झलक साफ दिख रही थी। शिवनारायण जी ने विनम्र स्वर में कहा, बेटी, मुझे बैंक से कुछ पैसे निकालने थे। प्रिया ने एक नज़र ऊपर उठाई। सामने एक साधारण वृद्ध, जिनकी चप्पलें घिस चुकी थीं और थैली पुरानी थी। उसने मन में सोचा, पेंशन के 2-4 हज़ार लेने आए होंगे। उसने बिना देखे कहा, तो निकाल लीजिए, मुझे क्या करना है, जाइए उस काउंटर पर। शिवनारायण जी ने हल्के स्वर में दोबारा कहा, बेटी, चेक से निकालने हैं। ये सुनकर प्रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, ओहो, चेक से पैसे निकलवाने हैं, वैसे कितने निकालने हैं? शिवनारायण जी बोले, मुझे 1 लाख रुपए नकद निकालने हैं। ये शब्द सुनते ही प्रिया की हंसी फूट पड़ी। उसकी हंसी इतनी जोरदार थी कि जैसे किसी ने सुबह की शांति पर थूक मारा हो। उसने तुनकते हुए कहा, कहो तो चाचा, 1 लाख? सुबह सुबह मजाक करने आ गए क्या? अपनी ही शक्ल आईने में देख लिए क्या? कभी इतने पैसे देखे भी होंगे तुमने? उसकी तंज भरी बातों पर कुछ लोग मुस्कुरा उठे, कुछ ने सर हिलाया, पर किसी ने उठकर कुछ कहा नहीं। प्रिया ने हाथ में फोन थामे थोड़ा सा ऊंचा होते हुए आवाज में कटाक्ष मिलाया, भिखारी कहीं के, यहां हमारे बैंक में ऐसे लोग नहीं हैं। चलो निकलो यहां से, मेरा और बैंक का टाइम खराब मत करो। शिवनारायण जी का चेहरा शर्मिंदगी और अपमान के रंग में लथपथ हो गया। उनकी आंखों में एक शांत सी चोट थी, पर आवाज कांप रही थी। उन्होंने धीरे से कहा, बेटी, तुम ऐसे क्यों बोलती हो? मेरा खाता इसी बैंक में है, बस एक बार चेक तो देख लो। शिवनारायण जी की ये बात सुनकर प्रिया का स्वभाव पूरी तरह बदल गया। वो चिल्लाने लगी, मुझे नहीं देखना कोई चेक वेक। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतने बड़े बैंक में घुसने की? ये बैंक तुम्हारे जैसे लोगों के लिए नहीं है। यहाँ शहर के बड़े बड़े लोग आते हैं। तुम्हारी तो औकात ही नहीं कि तुम यहाँ खाता खोल सको। पता नहीं कौन चपरासी था जिसने तुम्हारा खाता खोल दिया। चलो निकलो, वरना मैं गार्ड बुलाकर तुम्हें बाहर। शिवनारायण जी कुछ कह नहीं पाए। उनके होंठ थरथरा रहे थे, पर उन्होंने धीरज से भीड़ की ओर नजर उठाई। लोग तमाशा देख रहे थे, कुछ सहानुभूति में, कुछ तिरस्कार से। उस भीड़ और शब्दों के शोर में बैंक की गूंज थोड़ी ठंडी और भारी लगने लगी, एक ऐसी गूंज जिसमें समाज की दीवारों की ठंडक थी। तभी कांच की केबिन का दरवाज़ा जोर से खुला। बाहर निकले मिस्टर चौबे, बैंक के मैनेजर। चकाचौंध सूट, चमकते जूते और चाल में वही अकड़ जो कुर्सी के साथ अक्सर आ जाती है। उन्होंने जैसे ही भीड़ देखी, दूर से ही सब कुछ समझ लिया, मगर फिर भी दिखावा करते हुए ऊंची आवाज में बोले, क्या तमाशा चल रहा है यहां? प्रिया ने मौका पाते ही बोलना शुरू किया, सर, ये देखिए ना, कोई बूढ़ा आदमी है, शायद कोई भिखारी है, सुबह सुबह यहां चला आया और कह रहा है कि इसे 1 लाख रुपए कैश चाहिए। मैं मना कर रही हूं, लेकिन जा ही नहीं रहा। मैनेजर चौबे के चेहरे पर तिरस्कार की लकीरें और गुस्से की सिलवटें उभर आईं। उन्होंने बिना कुछ सोचे कदम बढ़ाए और तेज आवाज में बोले, ए बूढ़े, सुनाई नहीं देता क्या? जब ये कह रही है कि निकलो यहां से, तो अभी तक खड़े क्यों हो? मैनेजर चौबे की बात सुनकर भीड़ में कुछ लोग हल्के से हंस पड़े। कुछ ने मोबाइल निकालकर वीडियो भी बनाना शुरू किया। शिवनारायण जी ने कांपते हुए हाथ जोड़कर कहा, साहब, मैं भिखारी नहीं हूं, ये मेरा ही पैसा है। मेरा खाता इसी बैंक में है। उनके शब्द जैसे किसी दीवार से टकराकर लौट आए। मिस्टर चौबे का चेहरा अब लाल हो गया, गुस्से और अहंकार से। उन्होंने बिना कुछ कहे आगे बढ़कर शिवनारायण जी को जोर से सीने पर धक्का देते हुए बोला, निकल यहां से, अभी के अभी। दोस्तों, वो धक्का किसी शरीर पर नहीं, एक सम्मान पर पड़ा था। 60 साल के वो वृद्ध अपने कदमों पर टिक न सके।
उनका संतुलन डगमगा गया और वे जमीन पर धड़ाम से गिर पड़े। भीड़ एक पल को सन्न रह गई। उनके हाथों से पासबुक और चेक फिसलकर दूर जा गिरे, जैसे उनकी मेहनत, उनकी गरिमा सब बिखर गई हो। कुछ सेकंड की खामोशी छा गई। वहां सिर्फ ठंडी हवा और गिरते कागजों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। धक्का खाकर शिवनारायण जी जमीन पर गिरे पड़े थे। सिर में हल्की चोट से खून की एक पतली लकीर बह निकली और पूरे बैंक में एक पल को सन्नाटा छा गया। लेकिन वो सन्नाटा ज्यादा देर टिक न सका। मिस्टर चौबे की आवाज ने उसे चकनाचूर कर दिया। गार्ड, देख क्या रहा है? उठाओ इसे और बाहर फेंक दो। पता नहीं कहां से चले आते हैं बैंक का। गार्ड ने बिना कुछ सोचे, बिना किसी संवेदना के आदेश का पालन किया। उसने झपटकर शिवनारायण जी की बांह पकड़ी और उन्हें घसीटते हुए बैंक के चमकदार फर्श से बाहर तक ले आया। बाहर की गर्म धूल में उनके पांव घिस गए। शिवनारायण जी ने एक बार पलट कर देखा। अंदर प्रिया अपने काउंटर पर विजय की मुस्कान लिए बैठी थी, जैसे उसने कोई बड़ी जंग जीत ली हो। मिस्टर चौबे अपनी टाई सीधा करते हुए कांच की केबिन में लौट गए और बाकी ग्राहक ऐसे अपने काम में डूब गए जैसे वहां कुछ हुआ ही न हो। बैंक के बाहर धूल उड़ रही थी, गाड़ियों का शोर था और शहर की बेरहम रफ्तार जस की तस चल रही थी। वहीं उस शोरगुल के बीच एक बूढ़ा आदमी जमीन पर बैठा था, सिर झुका हुआ, आंखों में बेबसी के आंसू थे। उसे याद आया कि उसने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत और ईमानदारी से पैसे कमाए थे। हर सिक्के में उसका पसीना था, हर रुपए में उसकी तपस्या। लेकिन आज उन्हीं पैसों ने जैसे उसे ठुकरा दिया हो। वो धीरे धीरे उठा, थरथराते कदमों से घर की ओर चल पड़ा। हर कदम भारी लग रहा था, जैसे पैर नहीं बोझ उठ रहे हों। रास्ते में लोग गुजरते रहे, कोई उसे देखता भी नहीं था, न कोई उसका हाल पूछ रहा था। आखिर वो अपने घर पहुंच गए। उन्होंने दरवाज़ा बंद किया और उसी मिट्टी के फर्श पर बैठ गए और अचानक से बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगे। उनके ये आंसू सिर्फ दर्द के नहीं थे, वो उस सम्मान की आखिरी बूंदें थीं जो आज बैंक के फर्श पर बिखर गई थीं। काफी देर तक रोने के बाद उनका मन थोड़ा हल्का हुआ, लेकिन अंदर जो आग जल चुकी थी वो शांत नहीं हुई थी। वो अपमान की आग अब आत्मा तक पहुंच चुकी थी। धीरे धीरे रात गहराती जा रही थी। कमरे में जलता हुआ एक छोटा सा बल्ब दीवार पर थकी हुई परछाई बना रहा था। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी, वही खामोशी जो तब जन्म लेती है जब दिल में बहुत कुछ दबा हो पर शब्द बाहर न निकल पाए हों। शिवनारायण जी कुर्सी पर बैठे थे, नजरें खाली दीवार पर टिकी थीं, सिर हल्का झुका हुआ, आंखों के कोनों पर सूखे आंसू और चेहरे पर अपमान की लकीरें उभर रही थीं। बहुत देर तक वो सोचते रहे, क्या उन्हें ये सब आकाश को बताना चाहिए? वो नहीं चाहते थे कि उनका बेटा परेशान हो। आकाश अब राजधानी में एक बड़ी अंतर्राष्ट्रीय कंपनी में उच्च पद पर था। उसके जीवन में अनुशासन, व्यस्तता और जिम्मेदारियां थीं। पिता के लिए उसके मन में सम्मान था, लेकिन शिवनारायण जी का दिल नहीं चाहता था कि वो उनकी इस बेबसी का बोझ उठाए। परंतु मन के भीतर कोई आवाज बार बार उठती रही, अगर मैं चुप रहा तो अन्याय करने वालों का साहस और बढ़ेगा। ये अपमान सिर्फ मेरा नहीं, हर उस पिता का है जिसने पूरी जिंदगी ईमानदारी। शिवनारायण जी ने गहरी सांस ली और मेज पर रखा पुराना मोबाइल उठाया। उंगलियां कांप रही थीं, पर दृढ़ निश्चय उनके भीतर था। उन्होंने धीरे से आकाश का नंबर मिलाया। उस समय आकाश राजधानी की एक ऊंची इमारत में विदेशी प्रतिनिधियों से भरे हॉल में बैठा था। वहां एक अंतर्राष्ट्रीय मीटिंग चल रही थी। करोड़ों रुपए का प्रोजेक्ट, गंभीर चेहरे, चमकते लैपटॉप और कमरे में तनाव की हवा थी। अचानक उसके फोन की स्क्रीन पर पिताजी का नाम चमका। आकाश के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। उसने अपने सहयोगियों से विनम्रता से कहा, एक्सक्यूज मी, माय फादर इज कॉलिंग। वो मीटिंग हॉल से निकलकर गलियारे में आया, जहां हल्की ठंडी हवा बह रही थी। उसने फोन कान से लगाया और अपने शांत स्वर में बोला, हाँ पिताजी, सब ठीक है ना? आज आपने अचानक से फोन कर दिया। मैं सोच ही रहा था आपसे बात करने के लिए। तभी दूसरी ओर से उसके पिता शिवनारायण की एक धीमी सी आवाज आई, हाँ बेटा, सब ठीक है। लेकिन मित्रों, एक बेटे को अपने पिता की आवाज में छिपा हर कंपन समझ आता है। आकाश के कदम ठिठक गए। उसने सिर झुका लिया और दिल में एक बेचैनी महसूस की। वो समझ गया कि कुछ गड़बड़ है। आवाज में जो थरथराहट थी वो किसी साधारण थकान की नहीं थी, बल्कि भीतर टूटे सम्मान की थी। शिवनारायण जी अब खुद को रोक नहीं पाए। उनकी आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने कांपती आवाज में सब कुछ बयां कर दिया। कैसे विश्वास बैंक में उन्हें भिखारी समझा गया, कैसे प्रिया नाम की महिला ने उन्हें अपमानित किया और कैसे मिस्टर चौबे ने सबके सामने उन्हें धक्का देकर गिरा दिया। उन्होंने बताया कि गार्ड ने कैसे आदेश पर उन्हें खींचकर बाहर फेंक दिया,
जैसे किसी व्यक्ति को नहीं, एक वस्तु को फेंक रहे हों। पिता की बातें, हर शब्द आकाश के दिल में नुकीले तीर की तरह उतरता गया। उसके भीतर तूफान उमड़ने लगा। वो कुछ नहीं बोला, लेकिन उसकी आंखें लाल हो गईं, सांसें भारी थीं। उस क्षण उसके भीतर एक निर्णय जन्म ले चुका था। ये सिर्फ अपमान की कहानी नहीं थी, ये उसके पिता के सम्मान की पुकार थी। कुछ क्षणों तक फोन के दोनों सिरों पर सन्नाटा छाया रहा। फिर धीरे से आकाश ने सांस ली और उसकी आवाज में जो दृढ़ता थी वो हवा को चीरती हुई निकली। उसने कहा, पिताजी, अब आप बस शांत हो जाइए, कृपया रोइए मत, मैं आ रहा हूं। उधर से शिवनारायण जी की थकी हुई आवाज आई, नहीं बेटा, तू अपनी मीटिंग कर, मैं ठीक हूं, बस मन हल्का करना था इसलिए बता दिया। लेकिन उस वक्त आकाश की आवाज में जो ठहराव था वो किसी आदेश से कम नहीं था। उसने दृढ़ स्वर में कहा, कोई मीटिंग, कोई डील मेरे पिता के सम्मान से बड़ी नहीं है। मैं पहली फ्लाइट से आ रहा हूं। आप बस दरवाजा बंद करके आराम कीजिए। अब जो करना है वो मैं करूंगा। फोन कट गया। कुछ क्षण तक आकाश वहीं खड़ा रहा, निशब्द, फिर भीतर से ज्वालामुखी की तरह जलता हुआ। फिर वो तेजी से मुड़ा और वापस मीटिंग हॉल में गया। कमरे में बैठे दर्जनों चेहरे उसकी ओर देखने लगे, लेकिन उसने किसी की आंखों में नहीं झांका। बस हल्के से कहा, आई एम सॉरी, आई हैव टू लीव अर्जेंटली, और बिना किसी की प्रतिक्रिया सुने वहां से निकल गया। वो गलियारे से गुजरता हुआ लिफ्ट में उतरा। नीचे लॉबी में उसका असिस्टेंट घबराया हुआ खड़ा था। आकाश ने सीधी नजरें मिलाईं और बस एक वाक्य कहा, पहली फ्लाइट मुंबई। उसकी आवाज धीमी थी पर आदेश जैसी थी। असिस्टेंट ने सिर हिलाया और तुरंत मोबाइल पर टिकट बुक करने लगा। आकाश तेज कदमों से बाहर निकला। दरवाजे पर खड़ी कार में बैठते ही उसने खिड़की का शीशा नीचे किया। शहर की नियॉन लाइट्स भागती जा रही थीं और उसके मन में पिता का वो रोता हुआ चेहरा बार बार घूम रहा था। हर सिग्नल, हर मोड़ उसे उसी दृश्य में वापस खींच रहा था। बैंक का फर्श जहां उसके पिता का सम्मान गिरा था, वो भीड़ जो तमाशा देखती रही, और वो चेहरे जो मुस्कुरा रहे थे। कार की रफ्तार तेज थी पर उसकी सोच उससे भी तेज। उसके भीतर अब कोई झिझक नहीं थी, सिर्फ एक निर्णय था जो दिल की गहराई में पत्थर की लकीर बन चुका था। वो उन लोगों को केवल सजा नहीं देगा, बल्कि एक ऐसा सबक सिखाएगा जो उनकी पूरी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक बनेगा। एक ऐसा सबक जो शांति से दिया जाएगा, लेकिन पूरी ताकत के साथ। एयरपोर्ट पहुंचते पहुंचते रात गहरी हो चुकी थी। शहर की हवा में सर्दी और सन्नाटा दोनों घुल चुके थे। वो चुपचाप अंदर गया, फ्लाइट बोर्डिंग पूरी की और सीट पर बैठते ही आंखें बंद कर लीं। जहाज के इंजन की गड़गड़ाहट के बीच उसे अपने पिता की टूटती हुई आवाज याद आई, हाँ बेटा, सब ठीक है। उसके होठों पर एक हल्की फुसफुसाहट उभरी, अब सब ठीक होगा पिताजी, अब सब ठीक होगा। देर रात जब फ्लाइट मुंबई पहुंची, आकाश टैक्सी में बैठा और सीधा घर की ओर निकल गया। सड़कों पर सिर्फ स्ट्रीट लाइट्स थीं और घर पहुंचते ही उसने धीरे से दरवाजा खोला। अंदर अंधेरा था और उस अंधेरे में उसने देखा शिवनारायण जी उसी कुर्सी पर बैठे बैठे सो गए थे। आकाश अंदर आया और अपने पिता को देखकर एक पल ठिठक गया। उसने चुपचाप पास जाकर उनके कंधे पर हाथ रखा। शिवनारायण जी हड़बड़ाकर उठ बैठे। सामने अपने बेटे को देखकर उनकी आंखों में फिर से आंसू उमड़ आए। वो कुछ कह नहीं पाए। आकाश ने बिना कुछ बोले उन्हें अपने सीने से लगा लिया। उस एक आलिंगन में पिता का सारा दर्द और बेटे का सारा संकल्प मिल गया। उसने शांत स्वर में कहा कि अब और नहीं, आज बस आप आराम कीजिए, कल सुबह हम दोनों एक साथ उस बैंक में जाएंगे। शिवनारायण जी ने सिर हिलाया और धीरे से कहा, नहीं बेटा, अब वहां जाने की क्या जरूरत है, मैं उस जगह पर अब कभी कदम नहीं रखूंगा। पर आकाश के चेहरे पर जो स्थिरता थी वो किसी आदेश जैसी थी। उसने पिता के हाथ अपने हाथों में लिए और उन्हें देखा। उसके नजरों में दया नहीं बल्कि दृढ़ता थी। मन में जैसे अग्नि जल रही हो, संयमित, शांत पर प्रचंड। उसने कहा कि ये सिर्फ उनके अपमान की बात नहीं है, बल्कि उस घमंड को तोड़ने की बात है जो निर्दयता को अधिकार समझ बैठा है। ये जरूरी है ताकि कल किसी और के पिता को ऐसा अपमान न झेलना पड़े। और ये यात्रा वैसी ही होगी जैसी पिता की थी, सरल, सादगी से भरी, पर आत्मसम्मान से ओतप्रोत। शिवनारायण जी बेटे के चेहरे पर वो निश्चय देखकर कुछ नहीं बोले। उन्होंने सिर झुका लिया। उनकी चुप्पी में अब सहमति थी। अगली सुबह की धूप साफ थी, हवा में ठंडक थी। आकाश ने आज अपने सारे पद, रुतबे और औपचारिकता को पीछे छोड़ दिया था। उसने एक साधारण कॉटन की पैंट और हल्की शर्ट पहनी। पैरों में साधारण चप्पलें थीं। उसने ड्राइवर को छुट्टी दे दी थी। पिता के साथ वो पैदल निकला और फिर सड़क किनारे से एक ऑटो रिक्शा रोका। दोनों बिना किसी दिखावे, बिना किसी जल्दबाजी के उसमें बैठ गए।
ऑटो धीरे धीरे भीड़ भरी सड़कों से गुजरता हुआ विश्वास बैंक की ओर बढ़ा। रास्ते में भीड़ वही थी, भागती हुई जिंदगियां, चमकते बोर्ड और लोग जो किसी की आंखों में झांकने का समय नहीं रखते। पर आकाश की आंखों में शांति थी। वो किसी प्रतिशोध के नहीं, किसी न्याय के भाव से भरा था। जब ऑटो बैंक के सामने रुका, दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और चुपचाप अंदर की ओर बढ़ गए। बैंक में वही वातावरण था, वही चमक दमक, वही ठंडक, वही दिखावा। काउंटरों पर वही घमंडी नजरें, वही अमीरों की चहलकदमी। जैसे ही शिवनारायण जी और आकाश अंदर दाखिल हुए, लोगों ने उन्हें घूरना शुरू कर दिया। आकाश सीधे उस काउंटर की ओर बढ़ा जहां प्रिया बैठी थी। वही चेहरा, वही अकड़। आज भी उसके हाथ में फोन था, नाखून चमक रहे थे और चेहरे पर आत्मसंतुष्टि की छाया थी। आकाश ने बहुत ही शांत और विनम्र स्वर में कहा, हमें पैसे निकालने हैं। प्रिया ने नजर उठाई और उसके चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान फैल गई। उसने सोचा, उस दिन वाला वही साधारण बूढ़ा आदमी फिर लौट आया है और आज उसके साथ एक युवक भी है। उसने मन ही मन सोचा, ये फिर आ गए, अब बेटा भी साथ ले आए। उसने तुनकते हुए कहा, ओह, तो तुम फिर आ गए, आज बेटे को भी ले आए शिकायत करने। आसपास कुछ लोग कानाफूसी करने लगे। हवा में फिर वही तिरस्कार घुल गया था। लेकिन आकाश ने मुस्कुराते हुए कहा, हम शिकायत करने नहीं, बस पैसे निकालने आए हैं। ये मेरे पिताजी का चेक है, कृपया इसे प्रोसेस कर दीजिए। प्रिया ने चेक हाथ में लिया, नजर दौड़ाई और हंस पड़ी। वो हंसी जिसमें अपमान का स्वाद घुला था। उसने कहा, कल ये मजाक कर रहा था, आज बेटा भी शुरू हो गया। 1 लाख रुपए निकालने आए हो, पहले खाते में रुपए तो जमा करवा लो। उसकी बात पर पास खड़े कुछ ग्राहक भी हंस पड़े। बैंक की दीवारों के बीच वो हंसी किसी जहर की तरह गूंज रही थी। शिवनारायण जी का चेहरा एक बार फिर उतर गया। आंखों में वही पुराना दर्द लौट आया। पर इस बार आकाश के चेहरे पर कोई परिवर्तन नहीं था। वो पूरी तरह शांत था। उसकी नजरों में धैर्य था, पर भीतर एक शक्ति छिपी थी। वही शक्ति जो तब जन्म लेती है जब कोई अन्याय के विरुद्ध मौन प्रतिज्ञा कर चुका हो। उसने शालीन स्वर में कहा, मैडम, कृपया आप बस एक बार कंप्यूटर में खाता नंबर डालकर बैलेंस देख लीजिए, आपकी सारी गलतफहमियां दूर हो जाएंगी। प्रिया ने आंखें तरेरी और चेक को लगभग फेंकते हुए कहा, मेरे पास फालतू टाइम नहीं है तुम जैसे लोगों के लिए। जाओ, मैनेजर से मिलो, वही देखेंगे तुम्हारा हिसाब। वो मन ही मन सोच रही थी कि मैनेजर चौबे भी इन्हें कल की तरह बाहर धक्के से निकलवा देंगे। आकाश ने शांत स्वर में कहा, ठीक है, हम मैनेजर साहब से ही मिल लेते हैं। दोनों के कदम केबिन की ओर बढ़े। दरवाजे के पास बैठे चपरासी ने हाथ उठाकर उन्हें रोका। उसके चेहरे पर वैसी ही अकड़ थी जैसी उन लोगों में थी जो अधिकार को अभिमान समझ बैठते हैं। उसने ऊंची आवाज में कहा कि साहब बिजी हैं, बाहर वेटिंग एरिया में बैठिए। आकाश ने धीमे स्वर में कहा, जरूरी काम है, मेरी अपॉइंटमेंट है। लेकिन चपरासी ने रूखेपन से बात काट दी, नहीं, बैठो वहां, साहब फ्री होंगे तो बुलाएंगे। आकाश ने कोई बहस नहीं की, बस अपने पिता की ओर देखा और चुपचाप कोने में जाकर बैठ गया। समय धीरे धीरे रेंगता रहा। आधा घंटा बीत गया, फिर 1 घंटा। आकाश की नजरें हर बार उस केबिन की ओर उठतीं और लौट आतीं। कभी कभी मिस्टर चौबे अपनी कांच की केबिन से बाहर आते और चले जाते। उन्होंने एक बार भी कोने में बैठे उस पिता पुत्र की ओर नहीं देखा। शिव नारायण जी अब परेशान हो रहे थे। उन्होंने कहा, बेटा, चल यहां से, मुझे और अपमान नहीं सहना। आकाश ने उनका हाथ कसकर पकड़ लिया, जैसे उन्हें हिम्मत दे रहा हो। बस 5 मिनट और पिताजी, सब ठीक हो जाएगा, उसने शांत स्वर में कहा। 1 घंटे के लंबे इंतजार के बाद आकाश उठ खड़ा हुआ। अब उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं थी, बल्कि एक चट्टान जैसी दृढ़ता थी। वो चपरासी को पूरी तरह नजरअंदाज करता हुआ सीधा मैनेजर के केबिन का दरवाजा खोलकर अंदर चला गया। मिस्टर चौबे किसी से फोन पर हंस हंसकर बात कर रहे थे। अचानक किसी को बिना अनुमति अंदर आता देखकर वो भड़क गए। उन्होंने ऊंची आवाज में कहा, तमीज नहीं है क्या, बिना पूछे अंदर कैसे आ गए? आकाश शांत भाव से उनकी टेबल के सामने जाकर खड़ा हो गया। शिव नारायण जी भी डरते डरते उनके पीछे आ गए। आकाश ने ठंडी स्थिर आवाज में पूछा, आप मिस्टर चौबे हैं, इस ब्रांच के मैनेजर? मिस्टर चौबे ने झुंझलाकर कहा, हाँ, मैं ही हूं। तुम कौन हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे केबिन में घुसना की? सिक्योरिटी। आकाश ने संयत स्वर में जवाब दिया, सिक्योरिटी को बुलाने की जरूरत नहीं है मिस्टर चौबे, वो आपकी मदद नहीं कर पाएंगे। आकाश की आवाज इतनी शांत और गहरी थी कि चौबे एक पल के लिए ठिठक गए। वो थोड़े असमंजस में पड़ गए
और बोले, क्या मतलब है तुम्हारा? तुम चाहते क्या हो? आकाश ने अपनी जेब से वही 1 लाख का चेक निकाला और उसे टेबल पर रख दिया। मैं चाहता हूं कि आप ये ट्रांजैक्शन पूरा करें। ये मेरे पिताजी श्री शिवनारायण जी का चेक है। उस दिन आपने इन्हें पहचानने से इनकार कर दिया था। चौबे ने चेक देखा, फिर शिवनारायण जी के चेहरे पर नजर डाली और हंसते हुए बोला, ओह, तो ये वही बुढ़ा है। सुनो लड़के, दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा? जब इनके खाते में पैसे ही नहीं हैं तो मैं ट्रांजैक्शन कैसे कर दूं? तुम जैसे लोग रोज आते हैं बैंक का टाइम खराब करने। चेहरे देखकर ही पता चल जाता है कि किसकी कितनी औकात है। उसने चेक को बिना देखे ही किनारे फेंक दिया और बोला, अब चुपचाप निकल जाओ, इससे पहले कि मैं तुम दोनों को पुलिस के आकाश ने गहरी सांस ली और कहा, अनुभव, औकात और चेहरे पढ़ना, आपकी यही बातें तो मुझे यहाँ खींच लाई हैं मिस्टर चौबे। उसने अपनी जेब से फ़ोन निकाला और एक नंबर मिलाया। हाँ विवान, तुम पूरी टीम के साथ बैंक के बाहर ही रहो। अब अंदर आ जाओ। और हाँ, रीजनल हेड मिस्टर शर्मा और विजिलेंस विभाग को भी कॉन्फ्रेंस कॉल पर जोड़ो, उन्हें ये सब लाइव सुनना चाहिए। मिस्टर चौबे कुछ समझ ही नहीं पाए। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? उन्होंने घबरा कर कहा। तभी केबिन का दरवाज़ा खोला और सूट बूट पहने 5-6 लोग अंदर आए। उनमें से एक आगे बढ़ा और आकाश को एक फाइल सौंपी। मिस्टर चौबे उन लोगों को देखकर और भी घबरा गए। कमरे की हवा अचानक भारी हो गई थी। आकाश ने बिना कुछ बोले कुर्सी खींची और धीरे से चौबे के सामने बैठ गया। उसकी आंखें सीधे मैनेजर की आंखों में टिकी थीं। अब उनमें वो शांत विनम्रता नहीं थी जो कुछ मिनट पहले थी। अब उनमें मालिक का अधिकार और आंतरिक शक्ति झलक रही थी। उसकी आवाज़ अब पूरी तरह बदल चुकी थी। हर शब्द नपे तुले, गहरे और अड़ेक थे। मिस्टर चौबे, मेरा नाम आकाश है और ये, जिन्हें कल आपने भिखारी कहकर धक्का दिया था, मेरे पिता हैं, श्री शिवनारायण जी। और मैं इस विश्वास बैंक का मेजॉरिटी शेयर होल्डर और मालिक हूं। मतलब, जिस कुर्सी पर आप बैठे हैं, जिस बैंक में आप काम करते हैं, वो मेरा और मेरे पिताजी का है। एक पल के लिए केबिन में ऐसा सन्नाटा छा गया मानो किसी ने समय को थाम लिया हो। कमरे की ठंडी हवा भी जैसे जम गई थी। मिस्टर चौबे की आंखें फैल गईं, होंठ आधे खुले रह गए। उनके माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी और हाथ कांपने लगे। उन्हें अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। बाहर काउंटर पर बैठी प्रिया भी ये सब देख रही थी। उसके चेहरे से अकड़ धीरे धीरे गायब हो गई थी। पूरा बैंक स्टाफ और ग्राहक अब केबिन की ओर देखने लगे थे। हर नज़र में अचरज, भय और शर्म का मिश्रण था। चौबे की आवाज़ कांप रही थी, सर, आप मजाक कर रहे हैं ना? आकाश ने उसकी ओर देखा। उसकी निगाहों में आग थी, पर शब्दों में अब भी शांति थी। मजाक तो उस दिन आपने किया था जब आपने मेरे पिता को भिखारी कहा था, जब आपने उन्हें सबके सामने धक्का देकर गिरा दिया था, जब पूरी दुनिया तमाशा देखती रही और किसी ने उन्हें उठाने की कोशिश नहीं की। आकाश ने अपने साथ आए एक व्यक्ति की ओर इशारा किया। उसने तुरंत लैपटॉप खोला और एक वीडियो चलाया। स्क्रीन पर उस दिन का दृश्य सामने था। प्रिया की व्यंग्य भरी हंसी, चौबे का धक्का, गार्ड का शिवनारायण जी को घसीटना और आसपास खड़े लोगों की ठंडी तटस्थ निगाहें। पूरा बैंक सन्न रह गया। अब किसी की आवाज नहीं थी, बस उस वीडियो की गूंज दीवारों से टकरा रही थी। आकाश की आवाज फिर सुनाई दी, स्थिर और कठोर। ये फुटेज कुछ ही मिनटों में हेड ऑफिस और मीडिया चैनलों तक पहुंच जाएगी। आपकी और मिस प्रिया की बर्खास्तगी के आदेश पहले ही तैयार हैं। चौबे अब लगभग टूट चुके थे। उनका चेहरा सफेद पड़ गया था, आंखों में भय था। उन्होंने कांपते हाथों से अपनी कुर्सी पीछे खिसकाई और उठ खड़े हुए। अगले ही क्षण वे झुककर नीचे गिरे, सीधे शिवनारायण जी के पैरों में। सर, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने आपको पहचाना नहीं। मैं गधा हूं, मैं जानवर हूं। प्लीज मेरी नौकरी मत लीजिए सर, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। शिवनारायण जी का हृदय पसीज गया। उन्होंने आकाश की तरफ देखा, लेकिन आकाश की आंखों में कोई रहम नहीं था। जब तुम मेरे पिता को धक्का दे रहे थे, तब तुम्हें अपने बच्चे याद नहीं आए? माफी? तुम माफी किस बात के लिए मांग रहे हो? मुझे और मेरे पिता को पहचानने के बाद, या उस अपमान के लिए जो तुम हर उस गरीब और साधारण दिखने वाले इंसान के साथ करते हो जो तुम्हारे बैंक में आता है? आकाश अपनी जगह से खड़ा हुआ। उसकी आंखों में अब कोई क्रोध नहीं था, बस एक शांत संयमित दृढ़ता थी। उसने दरवाजे की ओर देखा और हाथ के हल्के इशारे से प्रिया को अंदर बुलाया। प्रिया डरते डरते कांपते हुए कैबिन में आई। उसकी आंखों में पछतावे के आंसू थे, चेहरा झुका हुआ और शब्द गले में अटके हुए थे। आकाश ने स्थिर आवाज में कहा, मैडम, आप तो चेहरों को देखकर लोगों की औकात बता देती हैं। बताइए, आज मेरे चेहरे पर आपको क्या दिखाई दे रहा है? प्रिया ने सिर उठाने की कोशिश की, मगर फिर नीचे झुका लिया। आंसू उसकी पलकों से बहकर गालों तक आ गए।
कमरा सन्न था। सभी को सांस लेने की आवाज तक सुनाई दे रही थी। आकाश ने आगे कहा, आप दोनों को सिर्फ इसलिए नहीं निकाला जा रहा कि आपने मेरे पिता का अपमान किया, बल्कि इसलिए भी कि आप उस कुर्सी के योग्य नहीं हैं जिस पर बैठकर सेवा करनी थी। बैंक का काम केवल पैसे का लेन देन नहीं होता, उसका असली धर्म है सम्मान के साथ सेवा देना। और आपने उस भरोसे, उस प्रतिष्ठा को मिट्टी में मिला दिया जो लोगों को इस बैंक से जोड़े रखती थी। वो अपने सीईओ की ओर मुड़ा, जिसने चुपचाप उसकी ओर देखा। इन दोनों के टर्मिनेशन लेटर दीजिए, आकाश ने कहा, और साथ ही 7 गार्ड्स को भी। मैं अपनी बैंक में ऐसे लोगों को एक पल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। इतना कहकर आकाश ने केबिन के शीशे के पार देखा। पूरा बैंक स्टाफ और कई ग्राहक वहां खड़े थे। सन्नाटा फैल चुका था। वो बाहर निकला, सबकी निगाहें उसी पर थीं। उसकी आवाज अब गूंज बनकर पूरे बैंक में फैल रही थी। आज जो हुआ वो आप सबके लिए एक सबक है। इंसान की कीमत उसके कपड़ों से नहीं, उसके किरदार से होती है। ग्राहक भगवान होता है, चाहे वो फटे कपड़ों में हो या सूट बूट में। अगर आज के बाद मुझे इस ब्रांच में किसी भी ग्राहक के साथ बदसलूकी की शिकायत मिली तो सिर्फ नौकरी नहीं जाएगी, मैं उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी करूंगा। पूरे बैंक में पिन ड्रॉप साइलेंस था। हर चेहरा झुका हुआ था, कुछ शर्म से, कुछ आदर से। आकाश फिर लौटकर अपने पिता शिवनारायण जी के पास गया। उसने उनके कंधे पर हाथ रखा। शिवनारायण जी ने धीरे से सिर उठाया और मिस्टर चौबे की ओर देखा। उनकी आंखों में अब कोई क्रोध नहीं था, बस एक गहरी सीख थी। उन्होंने धीमी पर दृढ़ आवाज में कहा, बेटा, हमने ये बैंक लोगों की मदद के लिए बनाया था, किसी का अपमान करने के लिए नहीं। याद रखना, दौलत आज है, कल नहीं रहेगी, पर इंसानियत और संस्कार जिंदगी भर साथ देते हैं। इतना कहकर वो उठे और पिता पुत्र चुपचाप बाहर की ओर बढ़े। जब वे दरवाजे से बाहर निकले तो पूरा स्टाफ और सभी ग्राहक सिर झुकाकर सम्मान में खड़े थे। शिवनारायण जी ने गहरी सांस ली। उनकी आंखों में आंसू थे, पर अब वे आंसू अपमान के नहीं, गर्व के थे। उन्हें गर्व था उस बेटे पर जिसने न केवल अपने पिता का सम्मान लौटाया, बल्कि पूरे समाज को ये दिखा दिया कि विनम्रता कमजोरी नहीं होती, वो तो सबसे बड़ी शक्ति होती है। आकाश उनके साथ खड़ा था, सिर झुका हुआ, पर चेहरे पर आत्मसंतोष की चमक थी। आज उसने कोई लड़ाई नहीं जीती थी, उसने एक सोच बदली थी। उसने सिखाया था कि सच्चा धन बैंक के खातों में नहीं, बल्कि दिलों के सम्मान में बसता है। आकाश ने पिता की ओर देखा। दोनों की आंखों में शब्दों से परे एक संवाद था। उसमें प्रेम, गर्व और वो संतोष था जो केवल एक पिता और पुत्र के बीच की आत्मीयता में पाया जाता है। शिवनारायण जी ने आसमान की ओर देखा और मन ही मन कहा, हे ईश्वर, धन्यवाद। आज मेरी मेहनत, मेरे संस्कार और मेरा पुत्र तीनों सार्थक हो गए। दोनों पिता पुत्र धीमे कदमों से घर की ओर बढ़े, पर उनके पीछे उस विश्वास बैंक की दीवारों में एक नई गूंज बस चुकी थी। इंसान की पहचान उसके वस्त्रों से नहीं, उसके व्यवहार से होती है। दोस्तों, इसी के साथ ये स्टोरी समाप्त होती है।